फर्स्ट, भारत तथा समकालीन विश्व टू इतिहास, अध्याय फर्स्ट। नेक्स्ट टॉपिक है, चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस चैप्टर के गाइज महत्वपूर्ण शब्दावली, यानी कि कल आपको महत्वपूर्ण तथ्य बताए थे, आज महत्वपूर्ण शब्दावली। तो देखिए टॉपिक वाइज। तो गाइज देखिए, निरंकुशवाद, यानी कि निरंकुशवाद क्या होता है। निरंकुशवाद क्या होता है? तो देखिए, ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है। ये अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती हैं। तो निरंकुशवाद कहने का मतलब यह है, जो सरकारें जनता पर यानी कि अत्याचार करती हैं या अपना गलत प्रभाव दिखाती हैं या सरकार का गलत प्रयोग करती हैं, प्रशासन का, तो उनको हम क्या कहते हैं? निरंकुशवाद। ठीक है, तो आगे चलते हैं गाइज। अगला टॉपिक आप हमारा कल्पनादर्श। तो देखिए, कल्पनादर्श का मतलब क्या होता है? एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है, यानी कि कल्पनादर्श। यानी कि उसकी कल्पना कर लेते हैं हम कि यार अच्छा करना है और वो हो नहीं पाता है। ठीक है गाइज, तो उसकी कल्पनादर्श हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? यार ये काम असंभव है, लेकिन वो काम भी संभव हो जाता है। अगर हम मन में ठान लें तो कोई भी काम दुनिया का ऐसा नहीं है जो नहीं होता है। ठीक है गाइज, तो देखिए, ये कल्पनादर्श जो शब्द है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप जो है अपना कोई भी काम मन में ठान लीजिए, लेकिन उसको करने की, दुनिया के कोई भी बड़े काम हैं, ये कल्पना करने के बाद उस पर हमें रिसर्च करते हैं, विचार करते हैं और उसको आगे बढ़ा लेते हैं। जैसे अभी वर्तमान में आप देख रहे हैं कोरोना महामारी चल रही है, तो 2-3 साइंटिस्टों ने मिलकर ही पूरे विश्व को हिला के रख दिया। ठीक है गाइज, तो नेक्स्ट आगे टॉपिक देखते हैं। तो अगला टॉपिक है जनमत संग्रह। एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी, यानी कि जनमत संग्रह कहते किसे हैं? ठीक है, ये जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, तो जनमत संग्रह किसे कहते हैं? जैसे कि आप वोट डालते हैं तो हम क्या करते हैं? अपना जनमत संग्रह करते हैं, यानी कि हमें अपना किसे राजनेता या हमें प्रशासन अधिकारी चुनना होता है, तो जनता उसके पक्ष में वोट डालती है या नहीं देना है, किसी को अस्वीकार कर देती है, तो ये होता है जनमत संग्रह, यानी कि जनता किसको अपना मत देती है और किसको चुनना चाहती है। ठीक है गाइज, तो नेक्स्ट देखते हैं अगला टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका रूढ़िवाद। रूढ़िवाद किसे कहते हैं? तो ये रूढ़िवाद जो शब्द है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पुराने ज़माने से रूढ़िवादिता चली आ रही है। ऐसे देखिए, राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थानों और रिवाजों पर जोर देते हैं, यानी कि पुराने रिवाज से इंसान चलता जा रहा है और नए रिवाज नहीं अपनाता है तो वो पीछे ही रह जाता है, और तेज़ बदलावों की बजाय क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देते हैं। मान लीजिए सपोज एग्जाम्पल फॉर, पुराना किसान है, तो किसान अगर हल से खेती करेगा, हल से बाने में लगेगा, तो वो 4 दिन खेत बाएगा। अगर इस समय आप चल रहा कल्टीवेटर, ट्रैक्टर, हॉर्टिकल्चर के नए नए इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, तो वो 1 ही घंटे में खेत को बा के और बो के फसल चला जाएगा। ठीक है गाइज, तो ये है बदलाव, तो इसे कहते हैं हम रूढ़िवादिता, यानी कि पुरानी प्रथा पे नहीं जीना है, उसको आगे हटाना है। ठीक है, तो अब अगला टॉपिक देखते हैं। आज बारिश बहुत अच्छी हो रही है, मौसम बहुत सुहाना हो रहा है, बारिश पड़ रही है। ठीक है, तो देखिए नारीवाद। अब नारीवाद क्या होता है? यानी कि नारीवाद, तो नारीवाद के विषय में हम पढ़ते हैं। तो देख रहे हैं स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता, यानी कि नारीवाद का मतलब स्त्री पुरुष जहाँ दोनों को समान अधिकार होता है। समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध, यानी कि उनके महिलाओं के हितों के बारे में सोची जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? नारीवाद। जहाँ नारी का मान सम्मान हो, उसके भी पक्ष में वोट हो, ठीक हो, और उसको आगे अधिकार दिए जाएं, तो इसे हम क्या कहते हैं? नारीवाद। तो गाइज आगे चलते हैं, और इम्पोर्टेंट शब्दावली है महत्वपूर्ण, ये 10th क्लास के लिए सभी बच्चे ध्यानपूर्वक नोट करें, जो पढ़ने वाले हैं, और कंपटीशन में आता है गाइज। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं विचारधारा।
तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका विचारधारा। अब विचारधारा किसे कहते हैं, यानी कि आप उन्हें विचार बनाना, एक खास प्रकार की सामाजिक राजनीतिक दृष्टि को इंगित करने वाले विचारों को समूह, तो उसको हम क्या कहते हैं, विचारधारा। यानी कि उस विचारधारा पर चलना, किसी की भी कोई भी बना देता है इंसान, ठीक है, तो उसको हम फिर समूह में बांट लेते हैं। जैसे कि जातियों का समूह, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी। अब इसके अंदर भी बहुत सारी जातियाँ होती हैं, जैसे कि यानी कि शर्मा, वर्मा, तो वैसे ही अलग अलग समूह बनते चले जाते हैं। ठीक है गाइस, अब देखते हैं अगला टॉपिक, निर्जातीय। अब निर्जातीय क्या होता है, तो देखिए निर्जातीय शब्द आया एक साझा नस्ली, जनजातीय या संस्कृति उद्गम अथवा पृष्ठभूमि जिसे कोई समुदाय अपना पहचान मानता है, यानी कि अपनी पहचान बनाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, निर्जातीय, यानी कि अपनी अलग पहचान बना लेता है, तो उसको हम निर्जातीय कहते हैं, यानी कि जाति से अलग हट जाता है। ठीक है गाइस, तो आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है आपके सामने रूपक। तो रूपक का मतलब क्या होता है, जब किसी अमूर्त विचार जैसे लालच, ईर्ष्या, स्वतंत्रता, मुक्ति को किसी व्यक्ति या किसी चीज़ के जरिए प्रदर्शित किया जाता है। एक रूपात्मक कहानी के दो अर्थ होते हैं, पहला शाब्दिक और दूसरा प्रतीकात्मक। ठीक है गाइस, तो इसे हम कहते हैं रूपक। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट शब्दावली चल रही है आपकी महत्वपूर्ण, तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने उदारवाद। अब उदारवाद का मतलब क्या होता है, यह लैटिन भाषा के लीबर शब्द से बना है। कभी कभी आता है गाइज, आपके सामने आ जाएगा उदारवाद शब्द किस भाषा से बना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑल कंपटीशन के लिए, IAS, PCS, लोअर सबऑर्डिनेट, रेलवे, SSC। यानी कि उदारवाद है क्या, यह किस भाषा का शब्द है, तो आप आंसर देंगे उदारवाद लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है, जिसे हम लीबर शब्द से बना है। अब ये किस शब्द से बना है उदारवाद, तो लीबर। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो जाएंगे और आपको 3 कोई भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसका अर्थ है आज़ाद। अब लीबर शब्द का क्वेश्चन बन जाएगा गाइस, यानी कि लीबर शब्द का अर्थ क्या है, तो लीबर शब्द का अर्थ क्या है, आज़ाद। मध्य वर्गों के लिए इसका अर्थ था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष समानता, यानी कि मध्यम वर्ग चाहता था कि हमें भी समानता का अधिकार मिले और अपने काम करने की स्वतंत्रता हो। ठीक है, तो आगे देखते हैं गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये। अगला टॉपिक आता है आपके सामने जोल्वेराइन। तो जोल्वेराइन 1834 ईस्वी में प्रशा की पहल पर एक शुल्क संघ जोल्वेराइन स्थापित किया गया। इंपॉर्टेंट शब्द है ये, 10th क्लास के सभी बच्चे ध्यानपूर्वक दें, ऑल कंपटीशन तैयारी करने वाले, और 10th क्लास बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया, मुद्राओं की संख्या 2 कर दी, और मुद्राओं की संख्या कितनी कर दी, 2। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका राष्ट्र राज्य। तो देखिए राष्ट्र राज्य यानी कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, राष्ट्र राज्य। एक ऐसा आधुनिक राज्य जिसमें एक केंद्रीय शक्ति की प्रभुसत्ता हो, उसके शासकों अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, राष्ट्र राज्य। यानी कि साझा इतिहास, विरासत की भावना हो, जैसे कि हमारा भारत, इसको हम राष्ट्र भी कह देंगे और राज्य भी कह देंगे और देश भी कह देंगे। ठीक है, तो भारत देश एक ऐसा देश है दुनिया में जहाँ बहुत सारी संस्कृति विराजमान है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, सारे धर्म भारत में निवास करते हैं। ठीक है, तो गाइज ये हमारा राष्ट्र राज्य शब्द। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए नेपोलियन की संहिता। अब नेपोलियन की संहिता क्या है, तो 1804 ईस्वी की नागरिक संहिता को नेपोलियन की संहिता कहा जाता था। इसमें जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया तथा कानून के समक्ष समानता, संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया। इनकी जन्म के अधिकार को, जन्म का अधिकार मतलब जैसे जन्म लेते ही बच्चे का अधिकार होता है, तो वो अधिकार समाप्त कर दिया गया नेपोलियन की संहिता में। ठीक है गाइस, तो नेपोलियन की संहिता कहा जाता है इसमें, और इनको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन्हें आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो अगला देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका यंग इटली।
अब यंग मीन्स होता है जवान, ठीक है, यंग मीन्स जवान। तो यंग इटली का मतलब है गाइज यानी कि नया इटली निर्माण हुआ, पुराने से नया बना। जैसे हम मकान तोड़ कर बना देते हैं फिर दोबारा से नया बना देते हैं तो उसको हम नया मकान ही तो कहेंगे, कंस्ट्रक्शन कर गए। तो वैसे ही इटली का निर्माण हुआ, यानी कि पुरानी इटली को समाप्त कर दिया गया। कानून जो वहाँ के ऑफिस दफ्तर थे नए सिरे से कंस्ट्रक्शन कराया गया, निर्माण कराया गया, तो उसको हम यंग इटली नाम दिया गया। अब देखिए आगे क्या कहते हैं, इटली के क्रांतिकारी जूसेप मेज़नी के द्वारा। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी, यानी कि क्वेश्चन आता है यंग इटली का निर्माण किसने किया। तो क्रांतिकारी कौन थे, जूसेप मेज़नी। तो इनका नाम बहुत आता है, इम्पोर्टेंट है। भूमिगत संगठन जिसका उद्देश्य इटली का एकीकरण करना था। तो भूमिगत संगठन, अब क्वेश्चन आ जाएगा भूमिगत संगठन किसने बनाया। तो भूमिगत संगठन जूसेप मेज़नी के द्वारा बनाया गया, जिसने इटली का एकीकरण किया। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपके सामने जर्मेनिया। अब जर्मेनिया शब्द जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत आता है, पिछले बार 10th एग्ज़ाम के बोर्ड में आया है। यह जर्मन राष्ट्र का रूपक थी। ये क्वेश्चन आया है गाइज, यानी कि जर्मन राष्ट्र का रूपक कौन था। तो आंसर में लिखेंगे जर्मेनिया। चाक्षुष अभिव्यक्ति में जर्मेनिया बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती थी। क्वेश्चन आया है गाइज कि जर्मेनिया किस वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती थी। तो राइट आंसर में आप आंसर देंगे बलूत वृक्ष, यानी कि बलूत का वृक्ष या बलूत पेड़। ठीक है गाइज, यानी कि सिर पे आपने मुकुट लगाती थी, क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है। अब क्यों लगाती थी जर्मन की जो जर्मेनिया व्यक्ति थी, यानी कि जो वहाँ की रानी थी या राजा हुआ करता था, क्योंकि जो बलूत का वृक्ष था वो वीरता का प्रतीक मानते थे। ठीक है गाइज, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है मारियान। अब मारियान शब्द भी इम्पोर्टेंट है, पिछले बार 10th एग्ज़ाम बोर्ड में आया है। नारी की वह छवि जो फ्रांस में राष्ट्रीय भावना का रूपक थी, इसकी छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर अंकित की गई है। जैसे आपने इंडिया में देखा होगा डाक टिकटों पर गांधी जी की मूर्ति, राजीव गांधी और अन्य सरदार भगत सिंह, अन्य लोगों के चित्र डाक टिकटों पर दर्शाए गए हैं। ठीक है गाइज, ईसाइयों का लोकप्रिय नाम था। और मारियान कौन था, नारी की छवि, और ये ईसाइयों का लोकप्रिय नाम था। ठीक है गाइज, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है क्रांति, विद्रोह या विप्लव। अब क्रांति, विद्रोह, विप्लव होता क्या है, तो देखिए क्रांति, विद्रोह या विप्लव अचानक से प्रकट होने वाली घटना जिसके द्वारा सरकार या शासन में परिवर्तन लाया जाता है। वह आमतौर पर गैर कानूनी या शक्ति प्रदर्शन के रूप में होती है, तो उसको हम क्रांति कह देते हैं। यानी कि आप देख रहे हैं गाइस, जैसे कि अचानक परिवर्तन, अचानक बारिश का आ जाना, अचानक बाढ़ आ जाना, या अचानक से कहीं किसी का शादी का इन्विटेशन आ जाना, तो ये सब क्या कहते हैं, क्रांति। या अचानक कहीं लड़ाई हो जाना, कोई लड़ाई करा देना, विद्रोह करा देना, विप्लव करा देना, यानी कि कहीं शोक में डूब गया, किसी को किसी ने मार दिया, तो ये क्या होते हैं, क्रांति, विद्रोह, विप्लव शब्द। ठीक है, यानी कि अचानक किसी काम का होना। ठीक है गाइज, तो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है गाइज आपका घोषणा पत्र। अब घोषणा पत्र आपने सुना ही होगा, कभी कभी आप सुनते भी है, अरे आज घोषणा होने वाली है। ठीक है, आज किसी चीज़ की घोषणा होगी, या आज टीवी सीरियल की घोषणा होगी, या किसी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, या कल क्लास कौन सी पढ़ाई जाएगी, और टीचर उस चीज़ की घोषणा करेंगे। ठीक है गाइज, तो देखिए घोषणा पत्र एक प्रकार का प्रपत्र है जिसमें किसी प्रकार की घोषणाएं सम्मिलित होती हैं जो उस विषय से जुड़ी होती हैं जिस पर वह आधारित होता है। सपोज करो मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी कि कन्या धन धन योजना में इतने पैसे मिलेंगे, तो इसे हम क्या कहते हैं, घोषणा पत्र। ठीक है गाइज, तो उसे हम क्या कहेंगे, घोषणा पत्र। उसमें जैसे इसका डिटेल लिखा है, डिस्क्रिप्शन लिखा है, वर्णन लिखा है, वैसी घोषणा पत्र में कोई मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी या अन्य कोई हमारे जितने भी सांसद हैं वो अपने घोषणा पत्र में सुनाते हैं कि मैं इस क्षेत्र के लिए इतना पैसा दूंगा,
या इस क्षेत्र के लिए इतना पैसा खर्च करूँगा, किस मद में कितना खर्च करना है, सड़क पर कितना होना है, या सपोज़ करिए स्कूल में कितना खर्च करना है, या गली मोहल्लों को कितना पैसा देना है, आंगनबाड़ी केंद्रों पे कितना पैसा देना है, या ब्लॉक स्तर पे कितना खर्च होना है। तो इससे हम घोषणा, तो वो अपनी घोषणा पत्र में लिख के जनता को सुनाते हैं। ठीक है गाइस, तो इसे कहते हैं घोषणा पत्र। अब नेक्स्ट देखते हैं ज्ञान उदय। तो नेक्स्ट क्या है? ज्ञान उदय। नेक्स्ट शब्द क्या है? ज्ञान उदय। नए प्रकार के ज्ञान का उदय जो प्रचलित मान्यताओं परंपराओं से हटकर होता है। अब ज्ञान का उदय क्या मतलब? आपने नई सोच सोची। ठीक है, सपोज करो आपने जो है घर में पुराने इंस्ट्रूमेंटों से बना के कोई हेलीकॉप्टर बना के और 20 फीट भी उड़ा दिया, तो आपकी नई सोच का क्रिएट हुआ, या नई सोच आपकी जन्म ले लिया। ठीक है गाइस, यहाँ आपने नई सोच पैदा करके कोई किसी चीज़ का निर्माण कर दिया या किसी चीज़ का खोज कर दिया, तो नए ज्ञान का प्रसार होना। ठीक है गाइस, नेक्स्ट आगे देखते हैं। राष्ट्रवाद। अब राष्ट्रवाद होता क्या है? तो देखिए ये टॉपिक है आपके सामने, राष्ट्रवाद। तो वह भावना विचार जिसके द्वारा जनता में राजनीतिक सामाजिक आर्थिक एकीकरण का उदय हो, यानी कि वह भावना गाइज जिसमें राष्ट्रवाद या अन्य चीज़ों का उदय हो। उदय का मतलब वहाँ से निकलती हो वो चीज़। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? राष्ट्रवाद। ठीक है, जैसे हम अपने राष्ट्र के लिए मर मिटना, जीना। ठीक है, राष्ट्र के लिए जीना, राष्ट्र के लिए मरना। जैसे कि आपके हमारे वीर सिपाही, कर्मठ योद्धा, ठीक है, आर्मी के जवान देश के लिए मरते हैं, देश के लिए जीते हैं, तो वो अपने राष्ट्रवाद के लिए, ठीक है, एकीकरण के लिए आर्थिक का उदय करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका संहिता। संहिता का नियमावली, नियमों की विस्तृत सूची होती है। यानी कि संहिता में जो है बच्चों, संहिता गाइज, संहिता जो होती है, संहिता में किसी भी चीज़ के नियम होते हैं, यानी कि उसको विस्तृत रूप से हम दिखाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं श्रेणी संघ। आज मौसम बहुत सुहाना हो रहा है, रिमझिम बारिश हो रही है गाइज। ठीक है, और मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ गाइज जो भी वीडियो देखें प्लीज़ पूरी कंप्लीट वीडियो देखना, उसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सबको भेजना। ठीक है गाइज, और मन लगा के पढ़ाई करनी है, मन लगा के आगे बढ़नी है। बीच बीच में एंटरटेनमेंट क्लासें आएंगी, बीच बीच में मैं आपको दुनिया की नई नई चीज़ें रूबरू कराऊंगा, बीच बीच में कुछ से कुछ नई नई नॉलेज आपको समय समय पे मिलती रहेगी। ठीक है गाइज, तो अब देखते हैं हम श्रेणी संघ। कार्य व्यवसाय से जुड़े संघ, जैसे काश्तकारों का श्रेणी संघ। ठीक है, जैसे कि काश्तकार, बढ़ई, पेंटर, तो सबके क्या हो गए, अलग अलग संघ हो जाते हैं। ठीक है, बार बार, तो वैसे ही संघ बनते हैं, यूनिटी। ठीक है गाइज, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं सेंसरशिप। समाचार पत्रों, पत्रिका पर लगाई जाने वाली रोक जो किस द्वारा लगाई जाती है। तो जैसे कि आपने सुना होगा सेंसर बोर्ड द्वारा पिक्चर पर रोक लगा दी गई, तो सेंसरशिप कहते हैं। यानी कि आपसे पूछे कोई सेंसरशिप क्या है, तो समाचार पत्रों, पत्रिकाओं पर लगाई जाने वाली रोक जो कि सरकार द्वारा लगाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? सेंसरशिप। ठीक है गाइस, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है मताधिकार। मताधिकार का मतलब है जिस व्यक्ति की आयु 18 साल हो जाती है तो वो मत देने का अधिकार होता है, या अपना नेता चुनने का अधिकार उसको होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं महासंघ। छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाया गया संघ जो कि राज्य, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक इकाइयों का भी हो सकता है, उसको हम क्या कहते हैं गाइस? महासंघ। ठीक है,
यानी कि छोटे छोटे राज्यों को, छोटे छोटे देशों को, छोटे छोटे मोहल्लों को जोड़कर बहुत बड़ा मोहल्ला बना दिया, तो उसको हम क्या कहेंगे? महासंघ। ठीक है गाइस। नेक्स्ट देखते हैं एले। तो एले देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है एले। 1833 ईस्वी में जर्मनी में कपड़ा नापने की इकाई। अब 1833 ईस्वी में जर्मनी में कपड़ा नापने की इकाई क्या थी? तो उसका नाम आपको बताना है। 4 ऑप्शन बन जाएंगे, तो आपने क्या देना है? एले। ठीक है गाइस। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं भूमिगत। भूमिगत का मतलब होता है भूमि के नीचे छिपकर बनाए कमरे या कार्यालय, जो राष्ट्रवादियों, उदारवादियों को छिपने के स्थान, कार्य करने, चोरों के, उचक्कों के। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं भूमिगत हो जाना। जैसे कि एग्जाम्पल फॉर, इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन जी का मकान कितने फीट गहरे में था? 80 फीट गहरे में। तो इसे कहते हैं भूमिगत होना या भूमि में छिपना। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है मध्यम वर्ग। ठीक है गाइस। तो मध्यम वर्ग नौकरी पेशा लोगों का वर्ग जो कि आर्थिक दृष्टि से शासक वर्ग, शोषित वर्ग के मध्य स्थित होता है, उसे हम मध्यम वर्ग कहते हैं। यानी कि उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच का जो वर्ग होता है उसे हम क्या कहते हैं गाइस? मध्यम वर्ग। जैसे कि एक व्यक्ति की तनख्वाह है 1 लाख रुपये और एक व्यक्ति की तनख्वाह 20,000 रुपये, तो उसके बीच में जो तनख्वाह आदमी लेता है उसको हम क्या कहते हैं? मध्यम वर्ग। ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं मयार। तो हंगरी में सामंतों को मयार कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और 10th क्लास बोर्ड एग्ज़ाम में पिछले साल आया है। ठीक है गाइज, और होम एग्ज़ाम और अन्य एग्ज़ामों में भी ये ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाता है। ठीक है गाइज, कि मयार, हंगरी में सामंतों को मयार कहा जाता था। इनके पास भूमि का नियंत्रण था। तो मयार के पास क्या होता था? भूमि का नियंत्रण मयार के। ठीक है गाइज, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, तो आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और आने वाले समय में मैं और आपको सोशल साइंस, इंग्लिश, SST, सोशल साइंस चली रही है, साइंस, ठीक है, होम साइंस, हिंदी, सारे सब्जेक्ट कराने वाला हूँ दोस्तों। आप घबराना मत, मैं आपके साथ हूँ। आप तो मन लगा के पढ़ना, वीडियो देखना और अपने नोट्स बनाना। IAS की, TCS की, रेलवे, SSC, शॉर्ट सर्विस कमीशन, लेखपाल, चकबंदी पटवारी, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ऑल कंपटीशन के लिए आपका GK GS सब तैयार होता रहेगा। और 10th क्लास बोर्ड भी हम टॉप मारेंगे, लेकिन आज से ही मन लगा के हमें नोट्स बनाने के लिए लग जाना है। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।